हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ और संस्कृत में जो चैप्टर मैं आपको करा रही थी वो चल रहा था आपका आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। और ये चैप्टर मैं आपका जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट करा चुकी हूँ। जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट नेम थे संस्कृत में आपके सेमेस्टर में पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की क्लास। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि मैम पुरानी प्लेलिस्ट से हमने नोट्स पहले से ही बना लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नए नोट्स में कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं ऐड करते हुए चल रही हूँ, तो आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। शुरुआत करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा रूप सभी के सभी आपके सेमेस्टर में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम संज्ञा से। जैसा कि आपने संज्ञा को हिंदी और इंग्लिश में पहले से पढ़ा हुआ होगा, सेम उसी प्रकार से आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तो संस्कृत में देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो संसारे व्यक्तेः जातीनां वस्तूनां स्थानानां भावानां च नामानि संज्ञा भवति। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में व्यक्ति के नाम, जाति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान, भाव जो भी नाम दिए गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा हैं। इसीलिए संज्ञा को जब आप पढ़ते हैं तो संज्ञा का मतलब क्या निकलता है, जितने भी संसार में उपस्थित नाम हैं वो सभी के सभी क्या हैं, संज्ञा हैं। हिंदी में डेफिनेशन देख लो कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण व भाव के नाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। बात करते हैं परिभाषा। अगर आपको लिखने को आती है एग्जाम में तो आप क्या संस्कृत में लिखेंगे? नहीं। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए संस्कृत में ही कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले मैंने वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जैसे घटा। घटा का मतलब होता है घड़ा, तो घटा वर्ड क्या है, संज्ञा है। इन संस्कृत नाम पे का ध्यान देना, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो इस प्रकार से आया हुआ है कि दिया था निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्दों को छांटिए, और वहाँ पर जितने भी शब्द लिखे थे वो सब संस्कृत के ही शब्द थे। तो आपको संस्कृत के शब्दों पर ध्यान देना है कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो घट, घट मीन्स क्या होता है, घड़ा। द्वारम, द्वारम मीन्स क्या होता है, दरवाज़ा। दरवाज़ा भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, नाउन है। कर्तरी, कर्तरी होती है कैंची। कैंची भी क्या है, नाउन है। अब इंग्लिश में सीजर लिख के आएगा तो आप पहचान जाओगे कि क्या होती है, नाउन होती है। पुस्तकम, पुस्तकम किताब को कहते हैं तो पुस्तकम शब्द भी क्या है, एक संज्ञा है। चस्का, चस्का होता है गिलास की संस्कृत, तो चस्का भी क्या है, वस्तु का नाम है, संज्ञा है एक। कर्पूर, कर्पूर तो समझ गए होंगे, कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होता है, तो कपूर भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। कंदुकम, कंदुकम गेंद, तो जब गेंद संज्ञा है तो गेंद की संस्कृत कंदुकम भी संज्ञा होगी। करपट, करपट मीन्स कपड़ा। कपड़ा भी क्या है, संज्ञा। ये सभी के सभी क्या थे, वस्तुओं के नाम थे। सेम इसी प्रकार से अब हम स्थान के नामों को देख लेते हैं। शिवालय, शिवालय का मतलब है जहाँ शिव का आलय होता है, घर। ठीक है, तो शिवालय क्या है, एक स्थान है। विद्यालय, विद्यालय भी एक स्थान है। आपड़ा, आपड़ा भी एक स्थान है। आपड़ा की हिंदी होती है बाजार, तो बाजार किस में आएगा, एक प्लेस में आएगा, एक स्थान में आएगा। नगरम, नगरम का मतलब है नगर या फिर शहर। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी नगर का नाम दे दिया जाए, वाराणसी या फिर आपका लखनऊ, ये सारे नगर क्या हैं, ये स्थान है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार से उद्यानम, उद्यानम कर कहते हैं बगीचे को। ठीक है, चाहे तो आप इसकी हिंदी लिख लीजिएगा। उद्यानम का मतलब है बगीचा, तो उद्यानम शब्द भी क्या है, एक संज्ञा है। देवालय, देवालय का मतलब मंदिर, एक स्थान जहाँ देव रहते हो, देवों का घर। ठीक है, तो देवालय भी क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा, स्थान के अंतर्गत आएगा। पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकें होती काफ़ी सारी, पुस्तकालय होता है, तो ये भी क्या है, एक स्थान है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा में आएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी जहाँ मेले वगैरह जो जहाँ पे अपना जो भी सामान वगैरह उसको दिखाते हैं, एक तरीके से आप मेला समझ लो, तो वो भी आपका स्थान के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आते हैं प्राणी के नाम में।
प्राणी में देखिएगा रामः राम, बालका, बस आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इनके नाम देखेंगे संस्कृत में तो राम हिंदी होती है और जब ये संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, अगर किसी लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग कोई है, तो उसका जब आप संस्कृत में नाम लिखोगे तो वहाँ विसर्ग नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल लता है तो लता की संस्कृत लता ही रहेगी, सीता है तो सीता का भी सीता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मोहन मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए तो मोहन की संस्कृत में आप नाम क्या बोलोगे, मोहनः। ठीक है, ऐसे ही आपके आ जाते हैं श्याम तो श्यामः, बालक तो बालकः। ठीक है, ये सब प्राणी के अंतर्गत आएंगे, एक मनुष्य में आ जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, बालकः हो जाएगा। लता, लता भी क्या है, एक व्यक्ति का नाम यानी कि एक प्राणी में आएगा। मराला, मराला किसकी संस्कृत है, याद आ रही होगी, हंस की संस्कृत है, ये भी किस में आएगा, प्राणी में। अब आप कहोगे मनुष्य तो है नहीं, तो भाई जीव जंतु में तो है, तो ये प्राणी के अंतर्गत ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे पिकहा कोयल होती है, पितृ पिताजी, मातृ माता, आत्मजा, आत्मजा बताइए किसका संस्कृत है, आत्मजा का हिंदी अर्थ क्या होता है, आत्मजा का मतलब होता है बेटा और आत्मजा का मतलब क्या होता है, बेटी। ठीक है, भाव की बात करते हैं तो भाव में देख लीजिएगा मधुरम, सौंदर्यम, घृणा, ईर्ष्या, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ममत्व, ममत्व का मतलब अपनापन, ये सारे के सारे क्या है, भाव। तो किसी प्राणी, ठीक है, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द क्या थे, संज्ञा शब्द थे। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं संज्ञा के भेद पर। तो संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है और इसका जो आपका एक भाग है जातिवाचक संज्ञा, उसको पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इस प्रकार से संज्ञा के कुल भेद कितने बन जाते हैं, 5 बन जाते हैं। बट अगर ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, वहाँ 3 है, तो 3 ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा संज्ञा के भेद। तो सबसे पहली संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में भी सेम इसी प्रकार से है आपकी, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में बांटा है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन। ये जातिवाचक क्या होता है इंग्लिश में, कॉमन नाउन। ठीक है, भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समूहवाचक होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूह को ये रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव सी यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये आपका होता है मटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से ये आपके नाउन चलते हैं। अब हम आगे आते हैं, इन नाउन को देख लेते हैं कि कैसे हम इनको याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान का बोध होता है, वो शब्द कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होंगे जो किसी पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे होंगे, वो सब के सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन होते हैं। क्लियर है, जैसे राम, राम क्या है, मान लो बहुत लोगों की भीड़ है, उसमें अगर हमने बोला राम तो किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, वही खड़ा होगा। ऐसी पूरी की पूरी एक क्लास है, उसमें हमने नाम ले दिया सोहन, तो सोहन बच्चा ही खड़ा होगा। वो बात अलग है कि सोहन नाम के 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं, वो बात अलग आ जाती है, लेकिन सोहन जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन। केवल 2 ही खड़े होंगे या 3 है तो 3 खड़े होंगे, पूरी क्लास तो नहीं खड़ी हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से। ठीक है, श्याम किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, तो श्याम भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायणम, रामायणम जैसे पुस्तक तो कई सारी होंगी, किताबें तो कई सारी होंगी ना, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, कितनी सारी किताबें, लेकिन इनमें से कोई एक, हमने रामायण नाम लिया तो रामायण क्या हो गई, यहाँ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई कि विशेष किताब का हमने नाम ले दिया। इसी प्रकार से गंगा, गंगा किस में आएगी, गंगा एक विशेष नदी है ना। नदी अगर हम वर्ड की बात करें तो नदी क्या होगी, नदी हमारी जाति, पूरी नदी समूह का बोध करा रही है। कई सारी नदियाँ, यमुना भी नदी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, लेकिन अगर हम बात करें केवल एक वर्ड की, जैसे हमने नाम लिया गोदावरी, तो एक विशेष नदी का जिक्र हो गया ना, तो गोदावरी जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसी गंगा शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यही यमुना बोले तो यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारत। भारत क्या रहेगा, देश हैं कई सारे, उस देश में एक देश है हमारा भारत, तो एक विशेष नाम हो गया ना। हमने तुरंत बोला देश,
तो देश में कई सारे देश ध्यान में आए होंगे, जापान, चीन, कई सारे देश। और जैसे ही बोल दिया भारत तो एकदम भारत ध्यान में आया, तो भारत यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लता, लता किसमें, अगर हमने बालिका बोला तो कई सारी बालिकाएं हो सकती हैं, लता, गीता, सीता, रीता, ठीक है। लेकिन हमने लता बोला तो केवल एक विशेष किसी लड़की का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हिमालय पर्वतों में विशेष है, ठीक है। और भी पर्वत है, विंध्याचल हो गया आपका, ये भी एक पर्वत है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस पर ध्यान देना। श्यामः पुस्तकम लिखति, इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं, तो संज्ञा शब्द एक तो श्याम है, ये किसमें, प्राणी के अंतर्गत आएगा। दूसरा संज्ञा शब्द है हमारे पास पुस्तकम। अगर हम इस सेंटेंस में संज्ञा की बात करते हैं तो दो शब्द यहाँ पर संज्ञा हैं, एक है संज्ञा श्याम और दूसरी संज्ञा है पुस्तक। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो सकती है इसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारी श्याम। श्याम एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। और पुस्तक यहाँ पर क्या है, पुस्तक हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद में अगर हम बात करें तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बालिका रामायणम पठति। बालिका यानी कि कोई लड़की है वो रामायण पढ़ती है, तो यहाँ पर संज्ञा कौन कौन सी है, सेम यहाँ पर भी दो संज्ञाएं हैं, एक है बालिका, एक है रामायणम। बट हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही दी है, कौन सी, रामायणम। एक विशेष की बात करी जा रही है, विशेष किताब की बात करी जा रही है, तो रामायणम यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस शब्द से किसी जाति की सभी प्राणियों का या सभी वस्तुओं का बोध होता हो वो कहलाती हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब हमने नाम लिया और उस पूरी एक जाति का बोध हो जाए तो वो है हमारी जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में आपको बताती हूँ, हमने बोला लड़की, तो काफ़ी सारी लड़कियों का, पूरी एक लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो ये जो लड़की वर्ड है ना, बेटी वर्ड जो रहेगा ये क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने इसी में नाम ले दिया सीता, तो सीता तुरंत क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सेम इसी प्रकार से बेटा, तो बेटा क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। और बेटा में नाम ले दिया राम, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। आते हैं एग्जाम्पल पर। बालक, बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बालक में अब इन सब के ऊपर मैं व्यक्तिवाचक भी लिखती चलूंगी, ठीक है। बालक में हमने नाम ले दिया किसका, राम का, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बालिका, बालिका शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कई सारी बालिकाएं होंगी एक क्लास में, अगर आप खड़े हो गए जाएं और बोलें बालिकाएं खड़ी हो जाएं तो सारी बालिकाएं खड़ी हो जाएंगी ना वहाँ पर। लेकिन हमने वहीं पर बोल दिया कि सीता खड़ी हो जाए तो केवल सीता खड़ी होगी, केवल एक सीता, बाकी सारी बालिकाएं नीचे बैठी रहेंगी। तो यहाँ पर सीता जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बालिका शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नदी की बात करते हैं तो नदी में आपकी मैंने जस्ट अभी बताया था, कावेरी, गोदावरी, यमुना, चंबल, गंगा, कितनी सारी नदियां। तो नदियां जो शब्द है एक जाति का बोध करा देता है, तो नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और पर्टिकुलर किसी एक नदी का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे गंगा को लिख देते हैं, गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगर की, तो नगर कई सारे हैं, वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, कितने सारे नगर हैं। तो नगर शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और किसी एक नगर का अगर हम नाम लिख दें यहाँ पर, जैसे वाराणसी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। ऐसी पक्षी, पशु सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष, वृक्ष क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मित्र, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब आप खुद से ही ले लो, आपके कई सारे मित्र होंगे कि नहीं होंगे, और मित्रों में ही किसी एक मित्र का नाम मान लीजिए है आपका रोहन, तो रोहन क्या हो गया, वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, एक विशेष है रोहन, ठीक है। पुस्तकम, कई सारी पुस्तकें, पुस्तकम वर्ड क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ एग्जाम्पल में देखो, सीता पत्रम लिखति, संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, दो शब्द हैं, एक सीता और एक पत्रम। बट अगर हम जातिवाचक की बात करें कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक है, तो वो है आपका पत्रम, ठीक है। वृक्षात फलम पतति, वृक्षात फलम पतति में क्या है, दो संज्ञा शब्द हैं, एक वृक्ष है और एक है फल, ठीक है।
तो वृक्षात फलम पद्धति में अगर हम बात करें कि अब कौन जातिवाचक संज्ञा है, तो भाई जातिवाचक संज्ञा आपका वृक्षात भी है और फलम भी है। ठीक है, कई सारे वृक्ष होते हैं, सेम फल भी कई सारे होते हैं, तो वृक्षात और फलम यहाँ दोनों ही शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या फिर समूह का बोध होता है वो कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ बोल दिया हमने, तो भीड़ में क्या पता चल रहा है, कई सारे लोग होंगे, तो भीड़ शब्द क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से क्लास बोल सकते हैं, यानी कि कक्षा, कक्षा भी क्या है, विद्यार्थियों का समूह होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं सभा, सभा या सम्मेलन आयोजन होते हैं ना, तो वहाँ भी क्या होते हैं, कई सारे लोग उपस्थित होते हैं, तो वो भी क्या है, लोगों का एक समूह है। ठीक है, आर्मी, आर्मी मतलब सेना, सेना भी क्या है, सैनिकों का समूह है सेना, तो ये भी क्या वर्ड हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दल समूहवाचक संज्ञा, सभा समूहवाचक संज्ञा, पुस्तकालय पुस्तकों का समूह होता है, यहाँ पर कई सारी पुस्तकें मिलती हैं, तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेला, मेला समूहवाचक संज्ञा है। सेना सैनिकों का समूह, संघ ये भी समूहवाचक, कक्षा बता ही दिया था, और सम्मेलन ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जिनसे एक पूरे समुदाय का बोध हो वो क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। तो जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि आप इसको ऐसे और समझना कि जिनसे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हम जल, जल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद दुग्ध यानी कि दूध, कनक, कनक का मतलब है सोना। ठीक है, स्वर्ण सोना, नींद वाला सोना मत समझना। ठीक है, घृत का मतलब होता है घी, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। इसके बाद शर्करा का मतलब चीनी, सुवर्णम का मतलब स्वर्ण सोना। ठीक है, रजत, रजत का मतलब चांदी होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लास्ट संज्ञा का भेद क्या है, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव इन सब का, और अवस्था भी यहाँ पर लिखिएगा, अवस्था का बोध होता है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रोध, क्रोध एक मतलब बोध हो रहा है कि क्रोधी भाव मतलब भावना निकल रही है, यहाँ पर क्रोध क्या है, भाव। अब आपको ऐसे, आप इसको ऐसे भी समझो कि भावों को आप छू नहीं सकते ना पकड़ सकते हो, बस एक फीलिंग्स है, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे क्रोध हो गया, प्रेम भावना है, अंदर होगी, फील होगी, बस ये नहीं कि पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं दिखती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या या जलन, जलन हिंदी होती है इसकी, ईर्ष्या संस्कृत का शब्द है। तो ये क्या है, आपके भाव हैं। मधुर, ममत्व, ममत्व का मतलब अपनापन। ठीक है, आलस्य ये भी एक भावना है। कर्तव्य, भोक्तुम, भोक्तुम का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, किसी चीज़ की। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं जिनको हम फील कर पा रहे हो। ठीक है, सौंदर्यम, सौंदर्यम भी यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, सुंदरता, सौंदर्यम। आगे बढ़ते हैं, स्वरांत व व्यंजनांत संज्ञा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको कोई वर्ड दे दिया कि राम वर्ण, राम जो शब्द दे दिया है आपको, तो ये वर्ड जो है वो कौन सा है, अकारांत है, उकारांत है, क्या है। तो स्वरांत संज्ञा शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो जिनका अंत क्या हो रहा हो, स्वर से अंत हो रहा हो। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए मैं आपको वर्ण विच्छेद सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शब्द क्या लिया, राम। ठीक है, राम का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, हलंतम रा, उसके बाद रा पे मात्रा किसकी है, आ की मात्रा है, प्लस माँ, माँ कैसा व्यंजन को अलग किया, और माँ पे किसकी मात्रा है, तो आप कहोगे मैम किसी की मात्रा नहीं है, बट है, किसकी है, छोटा आ लगा हुआ है। ठीक है, जब आप व्यंजन देखें, व्यंजन पे हलंत लगी है, ठीक है, कोई भी व्यंजन है अगर उस पर हलंत लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यंजन स्वर रहित है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला का, हलंतम का, तो इसका मतलब क्या है कि इस का में स्वर नहीं है।
स्वर रहित है ये का। ऐसे मैंने यहाँ बोल दिया हलंतम पा, तो इस पा में क्या है, स्वर नहीं है। जैसे ही इसमें स्वर लगता है, कौन सा स्वर, आ, छोटा आ लगता है, वैसे ये का कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, नीचे हलंत लग के नहीं आएगी। जैसे ही इसमें स्वर लगेगा तो ये पा इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि जब आप देख पाते हैं आपको इस प्रकार से कोई अक्षर मिल रहा है या इस प्रकार से कोई अक्षर मिल रहा है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, पीछे छोटा आ लगा हुआ है, तभी इनका हलंत क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो मैंने राम का यहाँ वर्ण विच्छेद किया। वर्ण विच्छेद में आपने देखा लास्ट में कौन सा अक्षर आया, लास्ट में आया है छोटा आ। इसका मतलब कि राम का जो शब्द है वो किस पर अंत हो रहा है, छोटे आ पर अंत हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अकारांत शब्द है। क्लियर है। इसी प्रकार से श्याम का वर्ण विच्छेद भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। श्याम शब्द हमने यहाँ पर लिखा, वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा सा, उसके बाद हलंतम या, फिर यहाँ पे किसकी मात्रा थी, बड़े आ की, प्लस हलंतम मा और प्लस छोटा आ। तो श्याम जो शब्द है वो किस पर अंत हो रहा है, छोटे आ पर अंत हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये भी अकारांत शब्द है। तो राम, श्याम, बालक कैसे हैं, अकारांत हैं। और अकारांत में भी कौन से शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, तो ये सारे के सारे शब्द हैं आपके पुल्लिंग शब्द। क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। और एक चीज़ ध्यान रखना, संस्कृत में ये स्वरांत और व्यंजनांत क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम शब्द रूप याद करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। जितने भी अकारांत शब्द मिलेंगे आपको पढ़ने को, उन सारे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप एक जैसे ही बनेंगे। यानी कि संस्कृत में राम, श्याम, बालक, इन सब की संस्कृत एक तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, एक जैसे ही लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ पा रही होंगी, क्योंकि आप शायद पहली बार, मतलब बहुत से बच्चे, मैं मान के चलती हूँ, पहली बार संस्कृत को पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी कठिनाई हो रही होगी उन्हें, लेकिन बहुत आसान है, बस समझते हुए चलना है। इसके बाद हम बात करते हैं लता। तो लता को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो देखिए इसका वर्ण विच्छेद करिएगा, आधा ला प्लस छोटा आ आएगा, क्योंकि ला में से हमने स्वर हटाया, अलग किया। वर्ण विच्छेद का मतलब ही होता है कि पूरे एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना, प्लस हलंतम ता और प्लस आ। तो लता शब्द का अंत कहाँ पर हुआ, बड़े आ पर हुआ, इसीलिए लता शब्द क्या है, आकारांत है। और आकारांत में भी कैसा है, स्त्रीलिंग। हमेशा याद रखना, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं मोस्टली, और अकारांत शब्द मोस्टली कैसे होते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो इसमें देखो गीता, रमा, आप देख पा रहे, बोलने से ही अब तो पकड़ लेंगे कि ये कौन सा है, आकारांत है या फिर अकारांत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरि, मुनि, कवि। तो इसमें आप देख रहे लास्ट में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। इसका वर्ण विच्छेद भी एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ, तो आपको अब ये लास्ट है, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पर हरि, हरि शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, हरि। तो देखो हा आएगा हलंतम, छोटा आ, फिर आएगा हलंतम रा, और फिर आएगी छोटी ई की मात्रा। तो किस पर ख़त्म हुआ, छोटी ई पर ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा है, ये इकारांत है। इकारांत में भी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पर, नदी, गौरी, पुत्री। ई आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये सब के सब ईकारांत हैं, और ईकारांत में भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये नदी, गौरी, पुत्री, ठीक है, इन सब के जो शब्द रूप है एक जैसे चलेंगे। श्रीमती हो जाएगा इसमें, पार्वती, ये भी शब्द सब इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम भानु, गुरु, साधु, रिपु, रिपु शब्द भी याद रखना, शत्रु, शत्रु भी इसी में आता है। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के शब्द हैं उकारांत शब्द। कैसे शब्द हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पर हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, मति, स्तुति, कृति। अगर देखो तो ति 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 यानी कि इकारांत, और इकारांत में ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, बस लिंग इनका ध्यान रखना। धेनु, रेणु, रज्जु। रेणु का मतलब होता है धूल, रेणु का तात्पर्य है किससे, धूल से। और रज्जु का मतलब होता है रस्सी। ये सब क्या है, उकारांत शब्द हैं, ऊपर खत्म हो रहे, लेकिन स्त्रीलिंग है। धेनु का मतलब गाय होती है। ठीक है, पितृ,
पितृ का मतलब क्या है? पिताजी। मातृ का मतलब है माता। लास्ट में आप देख रहे हैं तो री, नीचे रा लगा हुआ है, ये किसकी मात्रा है? ये री से ऋषि की मात्रा है, इसीलिए ये सब के सब क्या है? ऋकारांत शब्द हैं, तो ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके व्यंजनांत संज्ञा शब्द। व्यंजनांत संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जिनका अंत किस पर हो रहा होगा? व्यंजनों पर अंत हो रहा होगा। तो देखो, नकारांत में आपका आता है राजन। संस्कृत क्या होती है? राजा। राजा वर्ड होता है ना हिंदी में, संस्कृत में इसको, इंग्लिश में तो किंग होता है और संस्कृत में क्या होता है? ये राजन होता है। तो इसका अंत ना पर हो रहा है, व्यंजन पर हो रहा है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे राजन शब्द का, तो देखिए क्या बनेगा? रा प्लस आ प्लस जा प्लस छोटा आ और प्लस हलंतम ना। ना में पीछे स्वर तो लगा ही नहीं था, हलंतम ना था। किस पर अंत हुआ? एक व्यंजन पर अंत हुआ, इसलिए ये व्यंजनांत संज्ञा शब्द है। राजन हो गया। इसके बाद आत्मन, ना पे ही अंत हो रहा है। नेक्स्ट चकारांत देखो, जिनका अंत चा पर हो रहा हो, तो जैसे वाच, वाच मीन्स होती है वाणी। शुच, शुच मीन्स होता है शोक। ठीक है। सकारांत शब्द जिनका अंत सा पे हो रहा हो, तो जैसे मनस, मनस का मतलब मन। विद्वस, विद्वस का मतलब विद्वान, तो इनका सा पे अंत हो रहा है। तकारांत जिनका अंत ता पे हो रहा हो, तो जैसे जगत, ता पे अंत हुआ है जगत। सरित, सरिता का है ये संस्कृत में, सरित। तो ये आपके रहे व्यंजनांत शब्द। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमें आगे इनके शब्द रूपों को पढ़ना होगा, इसलिए आपको ये मैं जो अकारांत, इकारांत, उकारांत है ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है। वर्ण विच्छेद को मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने मुनि शब्द को ले लिया इस बार, और मुनि शब्द का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे? मुनि शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? हलंतम मा प्लस छोटा ऊ प्लस ना प्लस ई, ये मुनि शब्द का क्या रहेगा? वर्ण विच्छेद रहेगा। ठीक है। तो वर्ण विच्छेद भी आपको करना आना चाहिए कि अगर कभी आपके में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर पाओ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।